डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। अगर आप बगैर सोचे समझे फाइनल की तैयारी कंप्लीट करने वाले हैं तो ये वीडियो है आपके लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि तालीमी पॉलिसी में चेंजेस होती हैं, इसलिए इनके मुताबिक ही बच्चों को अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करना पड़ता है। बहुत से तुलबा जानते भी होंगे और डेफिनेटली उनके टीचर्स ने उनको बताया होगा, लेकिन मेरी वीडियो का मकसद उन स्टूडेंट्स के लिए है जो प्राइवेटली पेपर्स में अपीयर हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ रेगुलर स्टूडेंट के लिए भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी कर दें। ये आपकी तरफ से मेरे लिए रिवार्ड होता है, जिससे मैं रिचार्ज होकर वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होती हूँ। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। इंग्लिश का पेपर पैटर्न कैसा होगा, कितने सवालात होंगे, कितने मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, पेपर कहाँ से आएगा, ऐसे कितने पेजेस का होना चाहिए और इसका मटेरियल कैसा होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल किए जा सकें। इस किस्म के तमाम सवालात के जवाब के लिए तैयार हो जाएं। बच्चों, कल मैंने आपको 9th की पेपर स्कीम बताई थी इंग्लिश के हवाले से। आज हम 10th की कर रहे हैं। अगर आपने पहले वो वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं यही कहूँगी कि आप एक दफ़ा जाकर देखो। आई नो कि आप 9th के पेपर दे आए हो, लेकिन हो सकता है कि मैंने उसमें कोई ऐसी बात बताई हो जो इसमें मैं भूल जाऊँ। तो आप पहले वाली वीडियो भी देख लो और उसके बाद ये वाली वीडियो देख लो। और जो कोई स्टूडेंट्स जो हैं वो 10th की वीडियो वाले देख रहे हैं, वो दोनों वीडियोज़ देख लें, ठीक है, ताकि उनको अच्छी तरह समझ आ जाए कि पेपर किस तरह का हमने अटेम्प्ट करना है ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ सकें। तो बच्चों, सेम 10th का पेपर भी 75 मार्क्स का होता है, ये आपको अच्छी तरह पता है। 19 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज होते हैं, जबकि 56 मार्क्स का आपका सारा का सारा सब्जेक्टिव पेपर होता है। और बच्चों, टाइम होता है 2 आवर एंड 30 मिनट्स। इसके अंदर से 20 मिनट्स जो होते हैं वो आपके एमसीक्यू सोल्व करने के लिए जाते हैं, जबकि 2 आवर्स एंड 10 मिनट्स जो होते हैं वो आपके सब्जेक्टिव को सोल्व करने के लिए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरह हमारा पेपर पैटर्न जो है बनता है, पेपर स्कीम कहाँ से आती है और हमने किस तरह पेपर अटेम्प्ट करना है कि हमारे 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स आए। सबसे पहले बच्चों, सेम ऑब्जेक्टिव पार्ट हमारे पास होता है जिसके होते हैं 19 मार्क्स। अब 19 मार्क्स जो होते हैं इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रही है, ठीक है, इसके डिफरेंट सब पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट ए पार्ट के अंदर क्या होता है कि आपने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब चूज करनी होती है जो कि होती है 5 मार्क्स की। उसके बाद बी पार्ट के अंदर क्या होता है कि आपने करेक्ट स्पेलिंग्स चूज करने होते हैं जो कि होते हैं 4 मार्क्स के। और सी पार्ट के अंदर क्या होता है कि आपने करेक्ट मीनिंग्स देखने होते हैं सिनोनिम्स के और एंटोनिम्स के। ये मैंने आपको कल भी बताया था। सिनोनिम्स क्या होते हैं कि हमारे सेम वर्ड वाले मीनिंग्स जो होते हैं उनको सिनोनिम्स कहा जाता है, जबकि जो ऑपोजिट होते हैं उनको एंटोनिम्स कहा जाता है। और डी पार्ट में क्या होता है, करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ग्रामर टेक्स्ट बुक। ये जो आपकी ग्रामर की टेक्स्ट बुक बोर्ड ने लगवाई हुई है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है या कोई भी किसी भी बोर्ड के हवाले से है, उन्होंने एक स्पेसिफिक आपको टेक्स्ट बुक बोर्ड दी होगी, वहां से ये ग्रामर के एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। आप देखते हैं एक पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग, एक पेपर मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, हम देखते हैं उसके अकॉर्डिंग किस तरह हम पेपर अपना सोल्व करेंगे और कहाँ कहाँ से पेपर आया है। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फिल अप द बबल शीट। आपने पहले चूज करना है अपना करेक्ट ऑप्शन, उसके बाद उसको बबल शीट पे फिल करना है। तो बच्चों, ये वाला पार्ट जो होता है ना, बेसिकली ये आपका जनरल नॉलेज होता है, आप ये समझ लो। नो डाउट कि वहां से भी चीजें आ रही होती हैं, अभी ग्रामर टेक्स्ट बुक से भी। बेसिकली इंग्लिश के पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए स्पेसिफिकली इसके एमसीक्यूज के लिए जो एक रूल है, जो प्रिंसिपल है, वो यही है कि आपको इसके सारे के सारे जनरल रूल्स आते हैं। अगर आपको किसी भी चीज के जनरल रूल्स नहीं आ रहे हैं तो आपको कोई भी चीज सोल्व करना एमसीक्यूज नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि आप रट्टा नहीं मार सकते एमसीक्यूज को। दे आर 1000 अबव मिलियन पॉसिबिलिटीज हैं कि किस तरह का भी कोई एमसीक्यूज आ सकता है, कहीं से भी एमसीक्यूज उठा के दिया जा सकता है। तो जब आपको रूल पता होगा, जब आपको पता होगा कि इस टेंस के अंदर इस फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ये चीजें हमारे साथ लगनी है, तो तब आप एमसीक्यूज को सोल्व कर सकोगे। अगर आपने रट्टा लगाया हुआ होगा तो नहीं कर सकोगे आप सोल्व। और रट्टे के लिए आप कितनी चीजों को आप रट्टा लगा लोगे, ठीक है, क्योंकि 1000 ऑफ एग्जाम्पल्स होती हैं यहाँ पे आपकी बुक के ऊपर गिवन है, ठीक है। तो जो चेकर पेपर सेटर होता है वो कहीं से भी उठा के कोई भी एग्जाम्पल दे सकता है। तो इसके लिए जो सुनहरी असूल यही है, अपने ज़हन में आप लोग बैठा लो कि आपने सारे रूल्स को याद रखना है। रूल्स को याद रखोगे तो तब आप एमसीक्यूज को जल्द अज जल्द सोल्व कर सकोगे और 19 बाय 19 मार्क्स अपने ले सकोगे। अगर बच्चों हम दूसरा पार्ट चेक करें जो कि है चूज द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग। बेसिकली ये वाला पार्ट जो होता है वो आपकी बुक रीडिंग में से ही आता है, जो आप जहां से आप ट्रांसलेट करते हो, पोएम्स करते हो, ये ज्यादा पार्ट उसी में से ही आता है, उसकी रीडिंग में से ही आता है। ये अपने पास से नहीं देते हैं, वो ज्यादातर उसमें से आता है। लेकिन अब आपको पता है कि ज्यादा 25% जो है वो एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन की तरफ जा रहा है, तो हो सकता है कि वो आसपास से कहीं से दे दें आपको क्वेश्चन उठाकर। तो बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जाम्स। और बच्चों, उसके बाद पार्ट आता है सी पार्ट, जिसके अंदर आपने चूज करना है एंटोनिम और सिनोनिम्स। आपने देखा होगा कि 9th के पेपर के अंदर हमें वो पूरा सेंटेंस देते थे, जिसके अंदर से हमने चूज करना है कि इसका सिनोनिम क्या है, इसका एंटोनिम क्या है। वो एक चीज इजी बन जाती थी, क्योंकि सेंटेंस के अंदर हमें थोड़ा थोड़ा बहुत उसका जो मीनिंग था वो पता चलता था कि सेंटेंस में बात क्या हो रही है। अब यहाँ पर उन्होंने सिर्फ आपको एक वर्ड देना है और ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है।
इसके लिए ज़रूरी है कि आपने क्या याद किया हो, आपने वोकैबुलरी याद की हो, आपको वोकैबुलरी आती हो, आपके पास बहुत टाइम है बच्चों, अच्छी तरह याद करो, ठीक है। टाइम मत वेस्ट करो, इंस्टाग्राम फेसबुक ये सारी चीज़ें जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं इनको डिलीट कर दो, ठीक है। सिर्फ पढ़ो और अच्छी तरह अपनी वोकैबुलरी तैयार करो। आपकी जो डिफरेंट गाइड बुक्स होती हैं उस पर भी डिफरेंट टाइप ऑफ वोकैबुलरीज गिवन है, ठीक है। कोई एक टेक्स्ट बुक रख लो, उसके अकॉर्डिंग याद करो। आपकी जो बुक है जिसके थ्रू आपको पंजाब पीटीबी ने लगवाई हुई है, उसके एंड पे जब चैप्टर कंप्लीट होता है तो अभी वोकैबुलरी वहां पर गिवन है, आप वहां से भी कर सकते हो, लेकिन वहां पर बहुत थोड़े वर्ड्स गिवन है जिसकी आप वोकैबुलरी याद करोगे। तो मैं यही आपको सजेस्ट करूंगी कि कोई आप गाइड बुक ले लो और वहां से अच्छी तरह याद करो अपने वर्ड्स। उसके बाद लास्ट पार्ट आता है चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर एंड फिल अप द बबल शीट। बच्चों ये वाला पोर्शन जो होता है बेसिकली ये भी आपके ग्रामर टेक्स्ट बुक से ही आता है, जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की ग्रामर होती है, ठीक है। उसके पेजेस होते हैं उनको कुछ डिफाइन कर देते हैं कि यहाँ से आपने यहाँ तक पेजेस अपने याद करने हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको यही कहूँगी बच्चों, बार बार आपको मैं यही बात समझा रही हूँ कि आप अपने आप को हर तरह प्रिपेयर करके जाओ, ठीक है। हर तरह से आपको क्वेश्चन कोई भी आ जाए आपको पिक करना आता हो। क्यों, किस तरह आएगा आपको ये करना, जब आपने रूल्स याद किए होंगे, जब आपको पता होगा कि ये टेंस आया इसके अंदर कैसे फॉर्म वर्ब हमने लगानी है, आपको ग्रामर्स के सारे रूल आते हो, आपको नाउन्स प्रोनाउंस एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब हर एक चीज़ का पता हो, हर चीज़ के बारे में आपको नॉलेज होगा, तभी आप अपने एमसीक्यू सोल्व कर सकोगे। मैं आपको इसलिए बार बार फोर्स कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों के साथ अक्सर ऐसा होता है कि वो रट्टा मार्क्स चल जाते हैं और उनके ज़्यादातर मार्क्स कटते ही एमसीक्यूज में, क्योंकि उनको रूल्स नहीं पता होते। वो कहते हैं कि नहीं चीटिंग करके कर लेंगे या ऐसी बस लगा देंगे तुक्के, तुक्के से फिर मार्क्स नहीं आते बच्चे, ठीक है। और इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो बच्चों आपने अपने जहन में रखनी है वो ये कि जो आपकी बुक की एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज को किसी भी सूरत नहीं छोड़ना। आपकी एक्सरसाइज के अंदर बहुत बहुत इंफॉर्मेशन दी होती है, वहां पर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रामर्स के जो रूल्स होते हैं वो गिवन होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स होती हैं, वो लाजमन करके जानी है, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम देखते हैं अपना सब्जेक्टिव पार्ट। सब्जेक्टिव पार्ट के टोटल 8 मार्क्स हैं। ये पेपर जो होता है वो थोड़ा सा लेंथी होता है, ठीक है। इसके लिए कोशिश आप ये करें कि आप पहले कोई सैम्पल पेपर्स तैयार करके जाएं, घर से प्रैक्टिस करें, ठीक है। बार बार प्रैक्टिस करेंगे, अपना टाइम स्पेयर रखें, स्टॉप वॉच रखें और उसके अकॉर्डिंग पेपर तैयार करें ताकि आप पेपर में जाके आपको तंगी ना हो, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का है, जिसमें से आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आते हैं और उसमें से आपने 5 अटेम्प्ट करने होते हैं, टोटल होते हैं 10 मार्क्स के। अब ये क्वेश्चन होते हैं वो एक्सरसाइज में से भी हो सकते हैं और रीडिंग में से भी हो सकते हैं। आप समझ लो 50-50 पोर्शन होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है ट्रांसलेट पैराग्राफ इनटू उर्दू, जो कि होता है सिर्फ ओनली 1। मैंने आपको जब 9th का बताया था तो उसमें आपने देखा था कि आपके पास 3 पैराग्राफ थे, उसमें से आपने 2 करने थे और वो 4-4 मार्क्स के थे। लेकिन 10th में क्या है, सिर्फ एक पैराग्राफ होता है और वो एक पैराग्राफ ही 8 मार्क्स का होता है बच्चों, ठीक है। तो आपको पैराग्राफ अच्छी तरह आना चाहिए, ठीक है। ये कभी भी नहीं सोचना कि हम एक ऐसे कर लेंगे, हमें आता है, ये थोड़े से मीनिंग्स हमें पता है, बिल्कुल भी नहीं। आपने अपने पेपर पे जाने से पहले, ठीक है, अच्छी तरह पूरी बुक की ट्रांसलेशन करके जानी है, आपको हर एक वर्ड आता हो और अच्छी तरह आपने ट्रांसलेशन की हो। उसके बाद बच्चों आती है समरी एंड स्टेंजा ऑफ पोएम। तो समरी एंड स्टेंजा में आपको मैंने कल भी बताया था कि समरी को आपने हमेशा चूज करना है, क्योंकि समरी आपका टाइम भी थोड़ा लेती है और आपको बचाती भी है कि आपके मार्क्स जो हैं वो कटे ना, ठीक है। तो इसलिए आपने, मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आपने समरी ही अटेम्प्ट करनी है और समरी अच्छी तरह लर्न करके जानी है। वहां जाके नहीं लाइनें बनाने बैठ जाना, घर से इसको अच्छी तरह रटा मार के जाना है, ठीक है। जितनी आपकी पॉइंट्स है 10-12 जो भी जितनी पॉइंट्स आपकी बुक में मेंशन है, आपने अच्छी तरह घर से करके जानी है, ठीक है। वहां नहीं सोचा कि हाँ ठीक है मैं ऐसे ऐसे कर लिख दूंगा, ये नहीं, वो ये काम नहीं करना वहां जाके, फिर वहां जाके टाइम नहीं होता, क्योंकि आपके पास जो नेक्स्ट पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स होते हैं, और वो है किसका, ऐसे का, जिसके अंदर हमने 150-200 वर्ड्स लिखने हैं, 15 मार्क्स। मैं आपको आगे जाके बताती हूँ ये कितने पेजेस का होना चाहिए और कैसे आपने अटेम्प्ट करना है इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंग्लिश के पेपर का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डायरेक्ट एंड इनडायरेक्टेशन, जो कि 5 मार्क्स की होती है बच्चों। ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्टेशन जिससे हमने कल एक्टिव एंड पैसिव वॉइस किए थे, ये भी उसी तरह की एक फॉर्म होती है जिसके अंदर हम चीजों को डायरेक्ट जो होती है उसको इनडायरेक्ट नेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, और साथ साथ बच्चों ये ट्रिकी भी होता है, ठीक है। इसके रूल्स आपने अगर याद ना किए हो तो आप कभी इसको सोल्व नहीं कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्वेश्चन नंबर 6 5 मार्क्स का बेशक है ये, लेकिन ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रही हूँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है पेयर ऑफ वर्ड्स का। ये बहुत ईजी होते हैं, ठीक है, लेकिन आपने अच्छी तरह इनको याद किया होगा तो फिर ये आपको आएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है ट्रांसलेट एनी पैसेज इनटू इंग्लिश। बच्चों बेसिकली जैसे हमने लास्ट 9th में देखा था कि वहां पर एक कॉम्प्रीहेंशन पैसेज गिवन था, उसमें से आपने क्या करना थे, क्वेश्चन जो थे गिवन थे उसके आंसर लिखने थे। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो गया, यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, यहाँ पर उन्होंने आपको एक उर्दू में पैसेज गिवन होगा। ये ज़्यादातर आपकी सनशाइन या ग्रामर में से भी आ जाता है, और पास्ट पेपर्स आप रिवाइज कर लो तो उसमें से अक्सर आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको पैसेज गिवन होगा उर्दू में और आपने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा, ठीक है। नो डाउट कि इन सारे क्वेश्चन में चॉइसेस होती हैं, वो हम आगे जाके देखते हैं कितनी चॉइसेस होती हैं और कैसे आपने अटेम्प्ट करना है पेपर। तो बस चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ।
ओके बच्चों, अब देखते हैं अपना सब्जेक्टिव पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको उन्होंने शॉर्टकट आंसर दिए हैं जिसके आपने आंसर देने हैं। बच्चों इसके आंसर आपने किस तरह देने हैं मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, आपके टोटल होंगे 8 क्वेश्चन, इसमें से आपने 5 चूज करने होंगे। ठीक है, कोई से भी अच्छे वाले 5 चूज कर लें। ठीक है, और 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। आपके जो क्वेश्चन का आंसर है ना वो अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 लाइन्स पर होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि बड़ा बड़ा करके लिख देना है, मीन्स के 4 to 5 लाइन्स के अंदर आपने अपनी पूरी बात एक्सप्लेन करनी है। 2 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है। ठीक है, ये 2 मार्क्स बहुत ज्यादा होते हैं बच्चों। ठीक है, एक एक लाइन के अंदर नहीं इसका आंसर दे देना, अच्छी तरह वेल एक्सप्लेन्ड आंसर होना चाहिए और वोकेबलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए। बच्चों वाली लाइनें नहीं लिखनी है। ठीक है, लाइक बहुत मतलब कि माइनर सी इंग्लिश नहीं लिखनी, एक अच्छी वोकेबलरी यूज करनी है, वर्ड्स अच्छे होने चाहिए। ठीक है, और आपने अपने वर्ब और ग्रामर का लिहाज करना है। ठीक है, कहाँ हमने वर्ब लगाना है, कहाँ ग्रामर सही होनी चाहिए। ठीक है, ये सब चीजें आपने गौर करनी है और ये पेपर में जाकर नहीं चीजें प्रैक्टिस करने बैठ जानी, ये चीजें आपने अभी प्रैक्टिस करनी है जब आपके पास टाइम है, जब आप रिवीजन कर रहे हो अपने सारे सिलेबस की। ठीक है, अभी अपने टेस्ट तो प्री टेस्ट जो होते हैं आपके कॉलेजेस में हो रहे होंगे, स्कूल्स में हो रहे होंगे, वो टेस्ट दो। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करो। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रांसलेट द पैराग्राफ। बच्चों ट्रांसलेट द पैराग्राफ आपको उन्होंने दिया हुआ है बुक की रीडिंग का। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने दूसरा ऑप्शन दिया रीराइट द पैराग्राफ इनटू सिंपल इंग्लिश। ये बच्चों को कहा जाता है कि आप ये जनरली ना करो क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, बच्चों को नहीं इतनी वोकेबलरी आ रही होती है, तो हम सिर्फ इतना कह देते हैं कि आप इसको उर्दू में ट्रांसलेट कर दो, जो कि 8 मार्क्स का होता है। ठीक है, वेरी वेरी हाई नंबर बच्चों, इसके अंदर आपने कोई गलती नहीं करनी, पूरे माइनर से भी गलती हुई तो पूरे 8 नंबर आप समझ लो गए आपके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है राइट डाउन द समरी ऑफ पोएम द रेन रिटन बाय W.H. डेविस, और पैराफ्रेज करना है आपने इस पैराग्राफ को। तो बच्चों इसको छोड़ दो, आपने स्टैंजा को हमने कुछ नहीं छेड़ना, हमने सिर्फ पोएम का समरी लिखनी है जो कि आपने अच्छी तरह घर से याद करके जानी है, वहां जाके नहीं लाइनें बनानी है। ठीक है, घर से अच्छी तरह रट्टा मार के जाना है पोएम्स को अपनी सारी। ठीक है, क्योंकि आपकी जो सनशाइन या ग्रामर्स हैं, मैं सनशाइन का इसलिए नाम ले रही हूँ क्योंकि हमने भी सनशाइन यूज की थी, ये डिफरेंट जो ग्रामर्स हैं बच्चों उसके अंदर क्या होता है कि अच्छे खासे टीचर्स ने लिखी होती है जिन्होंने अपने मास्टर या PhD इंग्लिश सब्जेक्ट में, इंग्लिश लिटरेचर में किया होता है, तो उनको पता होता है कि हमने किस तरह कहाँ पर कोई वर्ब लगाया है, कैसे ग्रामर सेट किए हमने, किस तरह सेंटेंस बनाया है। ठीक है, कैसे उन्होंने एक सीक्वेंस में लेकर सारा कुछ चल रहे होते हैं। तो जब आप अपनी चीज़ें करते हो तो फिर आप लोग चीज़ें खराब कर देते हो। तो इसलिए मैं यही कहती हूँ कि जो चीज़ें आप रट्टा मार सकते हो, जिनमें आपके पूरे नंबर आ सकते हैं, उनको एटलीस्ट अच्छी तरह याद करके जाओ। उसके बाद बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है क्वेश्चन नंबर 5 का राइट एन एसे ऑफ 150 to 200 वर्ड्स इन एनी ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स एंड गेम आर ट्रू मुस्लिम माई हॉबी। बच्चों ये 15 मार्क्स का आपका ऐसे है। ठीक है, सबसे ज्यादा मार्क्स इसी चीज के होते हैं और आपने कोशिश करनी है कि इसको सबसे अच्छा अटेम्प्ट करो। सबसे पहला जो उसूल है ना, सबसे पहले आपने करना है कि फिल्टर आउट करने हैं सारे एसेज जो कि पास्ट पेपर्स में आए हुए हैं। ठीक है, नो डाउट कि आपके टीचर ने कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा आपको करवाए होंगे, लेकिन पेपर के नज़दीक आके सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपने पास्ट पेपर्स में देखना है और लिस्ट बना लेनी है कि सबसे इंपॉर्टेंट ऐसे कौन से हैं जो कि बार बार रिपीट हुए हैं। आप चाहो तो मुझे कमेंट करो वीडियो के अंदर, मैं आपको ज़रूर कोई वीडियो ऐसी प्रोवाइड कर दूंगी ऐसे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और बताऊंगी भी कि किस तरह एक स्पेसिफिक अगर आपको आ गया ऐसे तो आपने कैसे उसको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, उनको फिल्टर आउट करना है। सेकेंड पर आपने फिर देखना है कि कहाँ पर हमें सबसे अच्छा ऐसे गिवन है। ठीक है, आपके पास नो डाउट एक तो से 2 जरा आपको ग्रामर बुक आपके पास अवेलेबल होंगी। ठीक है, अगर आपको दोनों में अच्छा लग रहा है तो दोनों को आपने कलेक्टिवली कंबाइन कर लेना है। ठीक है, कुछ उसमें से कर लेना है, कुछ उसमें से कर लेना है, और एटलीस्ट जो आपका ऐसे है वो 5 to 6 पेजेस का होना चाहिए। ठीक है, कैसे पेज होता है, एक ये वाला पेज होता है और इसकी एक बैक साइड होती है। ठीक है, ये 2 पेजेस हो गए, 3, 4, 5 एंड 6, ये 6 पेजेस का आपका अच्छी तरह ऐसे होना चाहिए। ये नहीं करना कि खुला खुला ऐसे लिख दिया, ठीक है, लाइनें छोड़ छोड़ के ऐसे लिख दी, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। बहुत अच्छा ऐसे होना चाहिए, वोकेबलरी सबसे बेहतरीन होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें चेकर को इंस्पायर करती हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो आई एम डैम श्योर किसी ने आपको नहीं बताई होगी वो ये है कि आपने अपने ऐसे में रिलेटेड कोट्स ऐड करनी है। ठीक है, आप किसी भी चीज़ के टॉपिक के बारे में बात करें तो आपने अपने ऐसे के अंदर कोट्स ऐड करनी है। सपोज यहाँ पर है माय हॉबी। ठीक है, आप अपने हॉबी के मुतालिक बताना है कि हॉबी क्या चीज़ होती है। सबसे पहले आपने हॉबी को डिफाइन करना है, हॉबी से रिलेटेड आपने कोट्स लिखनी है, क्योंकि बच्चों डिफरेंट जो बुक राइटर्स गुजरे हैं उन्होंने अनलिमिटेड कोट्स दिए हैं, तो हर टॉपिक से रिलेटेड आपको अनलिमिटेड कोट्स मिल जाएंगी। ठीक है, इसमें घबराना नहीं है। आप गूगल के ऊपर लिखो माय हॉबी कोट्स, तो आपको अनलिमिटेड कोट्स आ जाएंगी, हर टॉपिक से रिलेटेड आएंगी। ठीक है, तो आपने सबसे पहले माय हॉबी को देखना है, माय हॉबी क्या होता है, उससे रिलेटेड कोट्स नहीं, फिर आपने बताना है कि आपका हॉबी क्या है। आपका हॉबी अगर गार्डनिंग है तो आपने गार्डनिंग से रिलेटेड कोट्स ढूंढनी है। ठीक है, और उसको उस पैराग्राफ से रिलेट करना है। ये नहीं करना कि अगर आप अपने पैराग्राफ के अंदर बता रहे हो कि गार्डनिंग करना जो है वो अच्छी बात है और अगली लाइन के अंदर आपने कोई किसी और चीज़ के बारे में कोट उठा के लिख दी है। ठीक है, ऐसे नहीं करना। अगर आपने एक पैराग्राफ के अंदर बताया कि मुझे ये फ्लावर्स पसंद है, आप फ्लावर्स को यहाँ पर स्पेसिफाई कर रहे हो, तो आपने अगली जो कोट लिखनी है वो फ्लावर्स के बारे में ही लिखनी है।
ठीक है बच्चों, तो इस तरह आपने अपना ऐसे अटेम्प्ट करना है। और 5 to 6 पेजेस तो मैंने आपको जनरली आम कहना है कि आप इतना ऐसे लिखो तो वेल डन है, लेकिन अगर 7 पेजेस तक भी जा रहा है तो ये औसम है। मैं सच बता रही हूँ, ये चेकर को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है। वो तो देखता है कि एक पेज के ऊपर आपने एटलीस्ट 2 to 3 आपने कोट्स लिखी हुई हैं, तो वो कहता है कि कितना अच्छा बच्चा है, इसने पढ़ा है, ये पढ़ने वाला बच्चा है। और उसके बाद बच्चों आपको चॉइस दी जाती है, वो ये चीज जाती है कि राइट अ पैराग्राफ ऑफ 100 and 150 वर्ड्स ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। तो बच्चों ये हम कहते हैं ये ना किया जाए, जस्ट चेंज किया जाता है किसी चीज को, ठीक है। ये पैराग्राफ होता है, इसके अंदर बहुत आपने अच्छी वोकैबुलरी लिखनी होती है। ऐसे में तो फिर भी आपको थोड़ी बहुत छूट मिल जाती है, इसमें थोड़ा सा पैराग्राफ होता है छोटा सा, ठीक है, अच्छी वोकैबुलरी यूज करनी होती है और बहुत कंसाइज लिखना होता है, तो ये सजेस्ट नहीं किया जाता और ना ही मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ये करो। क्वेश्चन नंबर 6 है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशन का। तो बच्चों यहाँ पर आपने उन्होंने कहा है चेंज एनी ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म। अब ये भी हो सकता है कि उन्होंने कोई आपको डायरेक्ट दी हो इनडायरेक्ट में करने के लिए या इनडायरेक्ट दी हो डायरेक्ट में करने के लिए, किसी तरह भी पॉसिबिलिटी आ सकती है। तो आपने दोनों तरह अपने आप को प्रिपेयर करके जाना है। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होता है, ज्यादा जो केसेस होते हैं 80 to 90% समझ लो कि वो डायरेक्ट दी जाती है, उसको इनडायरेक्ट रिलेशन में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। जिस तरह एक्टिव वाइज दी जाती है उसको पैसिव वाइज में कन्वर्ट करना होता है, लेकिन ऑपोजिट केस भी आ सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इजी पार्ट जो होता है वो ये होता है कि आपने पेयर ऑफ वर्ड्स अटेम्प्ट करने हैं। ये पेयर ऑफ वर्ड्स ज्यादातर आपकी जो सनशाइन की बुक होती है वहां पर गिवन होते हैं। अगर मैं आपको पेज बताऊं तो आपकी जो ग्रामर टेक्स्ट बुक है उसका पेज नंबर 175 से लेकर 178 तक, ठीक है, उसके ऊपर काफी ज्यादा गिवन है। उसके अलावा भी आपके टीचर्स भी आपको हो सकता है प्रोवाइड करें नोट्स वगैरह, उसके अंदर भी पेयर ऑफ वर्ड्स मोस्ट इंपोर्टेंट जो पेयर ऑफ वर्ड्स रिपीटेड पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं वो होते हैं, तो आप वहां से भी इसको तैयार कर सकते हो। 5 आपने अटेम्प्ट करने होते हैं और एक नंबर का होता है, ठीक है। और एक और बात बच्चों की आपको यहाँ पर 1 लिखा है तो इसके दोनों पार्ट आपने करने हैं। पेयर ऑफ वर्ड्स है ना, तो दोनों करने, ये नहीं करना कि कूल सिर्फ लिखा ना कोल्ड छोड़ाना है, ऐसा नहीं करना। एक क्वेश्चन का दोनों पार्ट आपने अटेम्प्ट करके आना है, ठीक है। और आप 5 मार्क्स के और 8 आते हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप 6 to 7 एटलीस्ट करके आए। सारे आते तो सारे कर दें, मतलब कि अच्छे वाले करके आने, पहले कोशिश करनी है कि अच्छे वाले करें, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा है तो आप 6 to 7 कर दें। और बच्चों लास्ट पर होता है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू इंग्लिश। ये आपका इंग्लिश में पैराग्राफ उन्होंने करना है, आपने ट्रांसलेट, इसको उर्दू में आया हुआ है, ठीक है। ये ज्यादातर आपकी ग्रामर कंपोजिशन से ही आता है, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली। लेकिन इसके साथ साथ आप पास्ट पेपर्स वाइज कर लो, पास्ट पेपर्स करोगे तो फिर अगर खुदा ना खास्ता अगर आ गया तो आप कर सकोगे इसको। एक तो पास्ट पेपर से करना है आपने, इसको याद कर लो, ठीक है। और दूसरा आपकी जो ग्रामर टेक्स्ट बुक है पंजाब बोर्ड की जो आपको असाइन की गई है उससे करना है, और इसके पेजेस होते हैं 137 से 148, ठीक है। आप वहां से भी इसको तैयार कर सकते हो। और उसके जिसके अंदर चॉइस होती है वो ये होती है कि आउटलाइन क्वेश्चन करना है, कैंडिडेट हुज मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इज इंग्लिश, मतलब कि जिसने जो फॉरेन स्टूडेंट है उसके लिए ये पार्ट होता है। ये हम नहीं करते क्योंकि हम तो सारे पाकिस्तान के ही हैं, तो हम पंजाब बोर्ड के हैं या किसी भी बोर्ड के हैं तो हम यही करेंगे ट्रांसलेट वाला, ठीक है। तो आप ये इस तरह कर सकते हो अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट। तो बच्चों ये था बेसिकली आपका इंग्लिश पेपर स्कीम 10th क्लास के लिए 2024 के हवाले से। आई होप सो कि आपको इसकी अच्छी तरह समझ आई होगी। मैंने भरपूर कोशिश की है कि मैं आपको डिटेल में बताऊं कि कैसे आपने अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है ताकि आपके 75 में 75 मार्क्स आए, ठीक है। उससे पहले सबसे पहले जो बात आपने अपने ज़हन में रखनी है वो ये करनी है कि आपने अल्लाह पाक से दुआ करनी है। अल्लाह पाक से दुआ करने के बाद आपने अपनी पूरी मेहनत करनी है, ठीक है। मेहनत अच्छी तरह करोगे तो अल्लाह पाक जरूर सिला आपको देगा इंशाल्लाह। और बेस्ट ऑफ लक टू माय डियर स्टूडेंट्स। कल मिलते हैं एक नई लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।